ओके, सॉरी फॉर डिस्टर्बेंस। देन कहाँ थे हम लोग? सी एंड एफ एजेंट्स। देन फिर शिपमेंट एडवाइस। द शिपमेंट एडवाइस इनेबल्स द इंपोर्टर टू मेक नेसेसरी अरेंजमेंट फॉर कस्टम क्लियरेंस एंड अनलोडिंग ऑफ गुड्स सेंड बाय एक्सपोर्टर। देन है फिर इंपोर्ट स्टेज। इसमें वो क्या क्या है? रिसिप्ट ऑफ डॉक्यूमेंट। द इंपोर्टर रिसीव द डॉक्यूमेंट सेंड बाय द एक्सपोर्टर थ्रू हिज बैंक। द डॉक्यूमेंट इंक्लूड बिल ऑफ लैडिंग, पैकिंग लिस्ट, कमर्शियल इनवॉइस, सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन, सर्टिफिकेट ऑफ इंस्पेक्शन। इंपोर्टर रिसीव्स द डॉक्यूमेंट सेंड बाय एक्सपोर्टर। सेंड कौन कर रहा है? एक्सपोर्टर कर रहा है। तो क्या क्या है उसमें? बिल ऑफ लैडिंग। अब बिल ऑफ लैडिंग क्या होता है? पैकिंग लिस्ट क्या होती है? कमर्शियल इनवॉइस क्या होता है? सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन, गुड्स कहां से आ रहा है? सर्टिफिकेट ऑफ इंस्पेक्शन कि भाई गुड्स का चेकिंग हुआ है एंड गुड्स इज ऑफ ऑप्टिमम क्वालिटी, गुड क्वालिटी। बिल ऑफ लैडिंग को मैं सर्च करता हूं, ये देता है जनरली आपको ट्रांसपोर्टर। उसका फॉर्मेट देख लेते क्या क्या होता है बिल ऑफ लैडिंग में। हाँ, ये देखो, इन्वेस्टोपेडिया। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट वेबसाइट जहां पे आपको है ना एग्जाम्पल्स के साथ में सब कुछ मिल जाएगा। Bill of lading is a legal document issued by carrier transportation company to a shipper that details the type, quantity, and destination of the goods being carried. A bill of lading also serves as a shipment receipt when the carrier delivers the goods at a predetermined destination. Okay? So देखना यहाँ पे कुछ एक एग्जाम्पल भी दिया हुआ है, एक वीडियो भी दिया हुआ है। लेट्स सी। ओके, सी। ठीक है, तो थोड़ा बहुत समझ में आ रहा है व्हाट इज बिल ऑफ लैडिंग। देखो इसका फॉर्मेट एक बार देख लेते हैं। डेट, फिर शिप फ्रॉम, कहाँ से शिप हो रहा है, शिप टू, किसको शिप हो रहा है, बिल ऑफ लैडिंग नंबर, कैरियर नेम, ट्रांसपोर्टर कौन है, थर्ड पार्टी फ्राइट चार्जेस, बिल टू, कस्टमर के ऑर्डर नंबर, पैकेजेस, वेट, एडिशनल इंफॉर्मेशन होती है। फिर ये कैरियर की इंफॉर्मेशन होती है। सो कस्टमर का ऑर्डर कैरियर ने क्या क्या लेके जा रहा है वो है। देन ग्रैंड टोटल, फिर इसके अंदर अमाउंट्स दी गई है, फी टर्म्स में कलेक्ट है, प्रीपेड है, जो भी है। तो ये एक जनरली टाइप है बिल ऑफ लैडिंग का, इसमें ये चीजें आनी चाहिए। ओके, सो यहाँ पे एक एग्जांपल दिया हुआ है। एज्यूम फॉर एग्जांपल XYZ फाइन डाइनिंग सर्विसेज शिपमेंट्स रिसीव शिपमेंट्स ऑफ फ्रेश मीट एंड fish 5 times a week. Fresh meat and fish 5 times a week. The restaurant manager determines the type and amounts of meat and fish that restaurant needs to order. Then they fill out a purchase order. And XYZ owners reviews and initiate each PO before it is emailed to the food vendor. The vendor gathers the meat and fish and signs a bill of lading along with representative from overnight carrier. Next, carrier delivers food to restaurant. So restaurant वाले को चाहिए भाई फिश फ्रेश, और उसको वो क्या कर रहा है? पीओ निकाल रहा है, परचेस ऑर्डर किसको दे रहा है? जो डिलीवरी करने वाला है उसको दे रहा है। वो क्या कर रहा है? द नेक्स्ट कैरियर डिलीवर्स द फूड टू रेस्टोरेंट एंड मैनेजर कंपेयर्स द इंफॉर्मेशन ऑन द बिल ऑफ लैडिंग टू व्हाट वाज रिक्वेस्टेड।
सो परचेस ऑर्डर और जो दिया गया है इन दोनों को कंपेयर करते हैं कि वही आया है ना जिसकी रिक्वायरमेंट थी. इफ द इंफॉर्मेशन मैचेस, पीओ एंड द बिल ऑफ लाडिंग आर सेंड टू ओनर. करेक्ट है. Who reviews the document and writes a check payable to food vendor. In this example, the owner does not issue a check to the vendor without reviewing the purchase order and bill of lading. This step ensures XYZ pays only for what is ordered and received and not for something else. If the two documents do not match, when the restaurant manager compares them, manager will ask the vendor about exception. A third employee reconciles the bank statement and makes company deposits. All these steps must be in place to prevent theft. Okay. So this is generally a document जो इंपॉर्टेंट है जब आप इंपोर्ट कर रहे हो. तो आपका जो शिपर है जहां से आपका माल आ रहा है, जो जो भेजने वाला है, वो ये डॉक्यूमेंट्स को इशू करवा रहा है. किससे? ट्रांसपोर्टर से. और ट्रांसपोर्टर आपको दे रहा है बिल ऑफ लैंडिंग. आपको दे रहा है मतलब आपके सी एंड एफ एजेंट जो ये सब कुछ हैंडल करेगा. ठीक है. सो देन बिल ऑफ एंट्री. अब ये नया कॉन्सेप्ट आया. बिल ऑफ लैंडिंग, बिल ऑफ एंट्री. सी एंड एफ एजेंट्स प्रिपेयर बिल ऑफ एंट्री which is required for customs clearance. The bill of entry gives detail about number of packages, quantity of goods. So bill of lading तो ट्रांसपोर्टर ने दिया. बिल ऑफ लैडिंग तो ट्रांसपोर्टर ने दिया. बिल ऑफ एंट्री ये क्यों होता है? बिल ऑफ एंट्री क्यों देनी पड़ती है? जब भी आपका शिपमेंट आ चुका है, ठीक है, उसके बाद में उसको नीचे क्लियर करवाने के लिए फिर से अपने कंट्री में आने के बाद भी और उसको क्या करना है, हम लोगों को स्मूथ करना है. जैसे गुड्स आ गया और वहां पे डॉक्स में पड़ा है, तो क्या वो गुड्स अभी भी तुम्हारा पार्ट हुआ? आर यू एबल टू हैंडल? क्या आप उसको, आपके उसमें राइट्स आ गए? नहीं आए. वो कब आएंगे? जब कस्टम्स क्लियरेंस हो जाएगा. सो बिल ऑफ एंट्री फाइल करनी पड़ती है विद दिस अथॉरिटीज कि ये टाइप का, ये क्वांटिटी का गुड्स आया हुआ है, हमको क्लियर करने दो. सो ये बिल ऑफ एंट्री आपका एजेंट फाइल करेगा. ये सब काम एजेंट करेगा. डिलीवरी ऑर्डर. सी एंड एफ एजेंट obtain delivery order from the shipment company. The shipping company gives a delivery order on the payment of freight. Delivery order helps to unload the goods from vessel. तो एक है बिल ऑफ एंट्री, एक है डिलीवरी ऑर्डर और कस्टम्स क्लियरेंस. द पर्पज ऑफ कस्टम क्लियरेंस इज टू गेट द डॉक्यूमेंट सर्टिफाइड फ्रॉम द कस्टम्स अथॉरिटी. द डॉक्यूमेंट इंक्लूड्स बिल ऑफ लैंडिंग, बिल ऑफ एंट्री एंड पैकिंग लिस्ट. सो कस्टम अथॉरिटी को क्या क्या देंगे? बिल ऑफ लैंडिंग देंगे जो शिपिंग कंपनी ने दिया था, जो तुम्हारा ट्रांसपोर्टर जो था उसने दिया था. बिल ऑफ एंट्री जो तुम्हारे एजेंट ने फाइल की थी. एंड पैकिंग लिस्ट जिसमें डिटेल होती है सारे गुड्स की, नेम वाइज, डिस्क्रिप्शन वाइज, सब कुछ. सो अगर एक बार आप बिल ऑफ एंट्री को सर्च करोगे यहाँ पे, देखो यहाँ पे हम सर्च करते हैं बिल ऑफ एंट्री. यहाँ पे आपको आईसी गेट बिल ऑफ एंट्री मिलेगा. लेट्स गो टू एनी वेबसाइट जो आपको दिखाएगी व्हाट इज बिल ऑफ एंट्री. व्हेन गुड्स आर इंपोर्टेड, a legal document is filed by importer or a custom agent. क्या बोला था मैंने? एजेंट करेगा आपका. on their arrival, this legal document is called bill of entry. The bill of entry forms an important part of custom clearance procedure and is submitted to the customs department. ठीक है. इसका कोई हम लोग को एग्जाम्पल लाइक देखने मिलेगा क्या? देखिए बिल ऑफ एंट्री में क्या क्या लिखा हुआ है. बिल ऑफ एंट्री फॉर होम कंजम्पशन. अब इसमें भी दो टाइप्स की होती है, वो अभी अभी आप मत पढ़ना. वो अभी आप सिर्फ इतना देखो, बिल ऑफ एंट्री. पोर्ट कोड SCA एयर, L फॉर लैंड. ठीक है. देन पैकेजिंग, पैकेजेस, गुड्स, क्वांटिटी. इसमें आपको नंबर एंड नेम एंड डिस्क्रिप्शन, मार्क एंड नंबर, सीरियल नंबर सब देना पड़ेगा. कस्टम्स ड्यूटी जो है उसकी डिटेल देनी पड़ेगी. एडिशनल कस्टम ड्यूटी की, IGST की, ये सारी डिटेल्स आएगी यहाँ पे. सो ये आपको फाइल करना होता है ताकि इस अमाउंट से वो लोग मैच करें जो आपने मंगवाया है और जबकि बिल ऑफ एंट्री फाइल हुई है. सो जब कमर्शियल इनवॉइस जो आपके सप्लायर ने आपको दिया होगा, सो उस इनवॉइस में भी क्वांटिटी वगैरह तो होगी, अमाउंट चाहे डॉलर में हो बट एटलीस्ट क्वांटिटी वगैरह तो होगी जिससे मैच हो पाए. सो बिल ऑफ एंट्री सबमिट करनी पड़ती है. किसको सबमिट करनी पड़ती है? कस्टम अथॉरिटीज को. बिल ऑफ लैंडिंग भी एंड पैकिंग सब कुछ सबमिट करने के बाद ही फिर आपके क्लियरेंस होते हैं, आफ्टर यू पे ऑल द ड्यूज. पोस्ट इंपोर्ट स्टेज, इसमें क्या लिखा हुआ है? पोर्ट ट्रस्ट ड्यूज. द C&F agent has to make payment of port trust dues. तो व्हाट आर द टाइप्स ऑफ दिस पोर्ट ट्रस्ट ड्यूज? ये एग्जैक्टली क्या क्या है ये देखिए. पोर्ट ट्रस्ट
ड्यूज तो डॉक चार्जेस जो है ना वो किसके हैं? पोर्टर्स। कुछ फ्री में मिलता है क्या आपको? फ्री में कुछ नहीं मिलता। तो यहाँ पे कुछ गवर्नमेंट की वेबसाइट्स खुल रही है, बट हम इन वेबसाइट्स के अंदर नहीं जाएंगे यार। अभी जाएंगे तो फिर इसके ऊपर हम लोग लेक्चर देते बैठ जाएंगे, फिर वो टाइम चला जाएगा। मेजर कोर्ट ट्रस्ट पेमेंट ऑफ फीस एंड अलाउंसेस टू ट्रस्टीज रूल्स, चलो ठीक है छोड़ो इसको। कोर्ट ट्रस्ट ड्यूज इतना समझ लिया, डॉक चार्जेस वगैरह जितने भी वहां के ड्यूज होंगे आपको वो ड्यूज क्लियर करने पड़ेंगे। कस्टम्स ड्यूटी, जब भी आप इंपोर्ट करते हो एक्सपोर्ट करते हो तो जो चार्ज लगता है वो कौन सा चार्ज लगता है? आप पैसा कमाते हो, इनकम कमाते हो तो इनकम टैक्स लगता है। गुड्स को बेचते हो, सर्विसेज को बेचते हो तो सर्विस टैक्स, गुड्स टैक्स लगता है, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स लगता है। पहले वैट था। फिर जब आप इंपोर्ट करते हो तो कौन सा टैक्स लगेगा? इंपोर्ट, तो इंपोर्ट का टैक्स बोलेंगे हम उसको या ड्यूटी बोलेंगे? तो उसमें भी डिफरेंस है, टैक्स किसको बोलते हैं और ड्यूटी किसको बोलते हैं, देखेंगे कभी। सो कस्टम ड्यूटी लगती है। द सी एंड एफ एजेंट हैज टू मेक पेमेंट टू कस्टम अथॉरिटीज इन रिस्पेक्ट ऑफ इंपोर्टेड गुड्स। तो जो भी इंपोर्ट कर रहे हैं उसके ऊपर जो ड्यूटी है वो आपको पे करनी पड़ेगी। मान लो 10% है, जनरली 10% है मान लो, होती है अलग अलग कमोडिटीज में अलग अलग होंगी। एग्जाम्पल एक जनरल बता रहा हूं मैं। सो अगर आपने 1 लाख का माल इंपोर्ट किया है तो 10,000 रुपए की आपको क्या करनी पड़ेगी? इंपोर्ट ड्यूटी पे करनी पड़ेगी ऊपर, कस्टम ड्यूटी। ठीक है। फिर है इंश्योरेंस प्रीमियम। इंपोर्टर हैज टू मेक द पेमेंट अंडर एफओबी, फ्री ऑन बोर्ड। दो कॉन्सेप्ट आपने देखी थी, एक है सीआईएफ कॉस्ट इंश्योरेंस फ्राइट, एक है एफओबी फ्री ऑन बोर्ड। सो इन दोनों में डिफरेंस क्या है एफओबी और सीआईएफ? एफओबी में जब इंश्योरेंस एंड फ्राइट दोनों ऐड हो जाती है सो वो सीआईएफ बन जाता है। फ्री ऑन बोर्ड मतलब क्या है कि भाई आपके जहां से देखो, मान लो एक फैक्ट्री है जहां से गुड्स एक्सपोर्ट होने वाला है, वहां से गुड्स निकला और उस देश का जो पोर्ट है, जिस पोर्ट पे आपका गुड्स जाने वाला है वहां तक उसने लाके दे दिया फ्री ऑन बोर्ड, वहां तक आपको लाके दे देगा। अब इसके आगे जो भी रिस्क है वो सब बायर की, जो इंपोर्ट करने वाला है उसकी। तो इसको हम बोलेंगे फ्री ऑन बोर्ड कर दिया इसने। अब क्या हुआ, जो कंपनी है उसने बोला कि मैं आपको आपका जो ये गुड्स है आपके घर तक पहुंचाएंगे। कैसे? एक तो पहले इनके कंट्री का जो पोर्ट है वहां तक पहुंचाएंगे, वहां से फिर इनका एजेंट क्या करेगा, जो जो डॉक्यूमेंट सबमिट करना है वो सबमिट करके इस गुड्स को एक्सपोर्ट प्रोसीजर के हिसाब से आगे लेके जाएगा। वो गुड्स आएगा इंपोर्टर की कंट्री में, वहां से वो इंपोर्ट प्रोसीजर भी होगी और फिर वो गुड्स जाएगा आखिर में तुम्हारे बायर के गोडाउन में। तो इट इज सीआईएफ कॉस्ट इंश्योरेंस फ्राइट, इंश्योरेंस फॉर प्रोटेक्शन अगेंस्ट एनी बैड एक्ट ऑफ अ गॉड। ठीक है। अब आप ये मत सोचना कि गॉड का बैड एक्ट हो कैसे सकता है, जनरली टर्म यूज होती है। ठीक है। अनफोर्सिन सरकमस्टांस में अगर बाढ़ आ जाती है, कुछ भी हो जाता है, तूफान आ जाता है, गुड्स खराब हो जाता है, तो उसके लिए, तो उसके लिए इंश्योरेंस लगता है। तो वो इंश्योरेंस भी जब ऐड हो जाएगा, और फ्राइट चार्जेस, ट्रांसपोर्टेशन, फ्री में थोड़ी माल आएगा, माल आने का पैसा तो लगेगा ना ट्रांसपोर्टेशन, तो उसको हम लोग बोलेंगे सीआईएफ। पेमेंट ऑफ फ्राइट, द इंपोर्टर हैज टू मेक पेमेंट ऑफ फ्राइट अंडर शिपिंग कॉन्ट्रैक्ट। देखो आ गया, तो फ्री ऑन बोर्ड प्लस फ्राइट एंड प्लस इंश्योरेंस, देन इट विल बिकम सीआईएफ। एक्सपोर्टर्स payment, the importer has to make payment to the exporter as per the terms of contract. The exporter draws the bill of exchange for payment. Follow up, importer needs to take follow up in respect of import of goods. If there are any discrepancy, importer should inform to the exporter. करेक्ट है। सो एफओबी वर्सेस सीआईएफ ये तो हम ऑनलाइन देखेंगे ही, ताकि और एडिशनल एग्जांपल्स आपको मिलते रहे। देखो इन्वेस्टोपीडिया सबसे पहली वेबसाइट आई। व्हाट इज एफओबी, व्हाट इज सीआईएफ? एफओबी CIF are international commercial terms. FOB stands for free on board and means that seller is responsible for goods until they are loaded on buyer's vessel. ठीक है। चलो ये एक एग्जांपल देखते हैं यहाँ पे। ये हाँ, इसको थोड़ा इमेज को बड़ा कर लेते हैं। क्या हो गया इसको, हाँ ओके। देखो ये कंपनी है एफओबी। एफओबी किया मतलब क्या किया, इस कंपनी से गुड्स निकला और कहां तक? ये बोट में। अब ये बोट आगे जाएगी नहीं जाएगी, डूब जाएगी, इस कंपनी को उससे कोई लेना देना नहीं है। सो दैट इज फ्री ऑन बोर्ड। बोर्ड तक पहुंचाने का रिस्पॉन्सिबिलिटी कंपनी का। द बायर नॉट द सेलर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कॉस्ट्स एंड लायबिलिटीज
वंस गुड्स आर शिप्ड। सो ये है एफओबी। और कॉस्ट इंश्योरेंस फ्राइट देखना, कंपनी ने कहां तक लिया है, कॉस्ट इंश्योरेंस सीआईएफ, सेलर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कॉस्ट एंड लायबिलिटीज अंटिल बायर रिसीव्स द गुड्स। समझ रहे हो, तो ये डिफरेंस है, ये एफओबी है, ये सीआईएफ है। सीआईएफ में बोर्ड थोड़ी आगे आ गई, यहां तक आ गई, और एफओबी में बोर्ड देखना यहीं पे है। सो सेलर के लिए हमेशा बेटर क्या है, वो तो हमेशा ये बोलेगा कि मेरे लिए तो बेटर एफओबी है, सीआईएफ नहीं है। बट अगर डिमांड, उसको अगर सेटिस्फेक्शन देना है कस्टमर को और अपना बिजनेस को बढ़ाना है तो सीआईएफ करना पड़ेगा। करेक्ट है। फिर कोई एक और इमेज देख लेते हैं। ये देखो एफओबी और सीआईएफ कैसे चलते हैं फ्री ऑन बोर्ड में। फैक्ट्री है, फैक्ट्री से फर्स्ट कैरियर से जो भी होगा, फर्स्ट कैरियर से माल गया, अलॉन्ग साइड शिप गया, वहां से फिर ऑन बोर्ड हुआ, ये जो इमेजेस काफी अच्छी है। और फिर ये है सी, फिर यहाँ पे अराइवल हुआ गुड्स का, फिर अलॉन्ग साइड शिप, जहां से समुद्र से, फिर जहां से रखा हुआ है माल, वहां से छोटे बोट्स में माल आता है, फिर आगे फिर क्या होता है डेस्टिनेशन प्लेस, फिर बायर के वेयर हाउस। सो ये पूरा प्रोसीजर है। सो ये एफओबी यहाँ तक ही आएगा आपका, सीआईएफ पूरा घर तक आएगा। ओके, देन देन कोई एक और अच्छी मुझे मिल रही है क्या, कोई इमेज। एफओबी के भी पहले एक होता है एक्स फैक्ट्री, जहां पे फैक्ट्री से बाल बाहर निकल गया, खत्म, फैक्ट्री की रिस्पॉन्सिबिलिटी खत्म। अब फैक्ट्री आपको कोई आपके घर तक नहीं पहुंचाएगी, ना ही एफओबी करवाएगी, वो सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी है। मान लो आप चाइना में गए, आपको लगता है कि यार ये जो पावर बैंक का बिजनेस है बड़ा अच्छा बिजनेस है, और पावर बैंक को खरीदी करना है और बेचना है, ऐसा आपको लगता है। सो व्हाट यू डू, आप जाओगे चाइना, घूम के आओगे, तो वहां पे आपको उस सेलर ने बोला एक्स फैक्ट्री, मेरे फैक्ट्री से माल निकल गया, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी खत्म। सो वहां से गुड्स को लेके चाइना के जो भी पोर्ट्स होंगे वहां तक लेके आना, फिर वहां से एयर शिपमेंट से लेके आपके इंडिया में लेके आना, और फिर इंडिया से आपके घर तक लेके आना, ये सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी है। सो सेलर की रिस्पॉन्सिबिलिटी कहां तक थी, एक्स फैक्ट्री, फैक्ट्री के बाहर बॉक्सेस चले गए, खत्म। सो दैट इज एक्स फैक्ट्री। देन एक्स फैक्ट्री प्लस लोडिंग टिल यूर पोर्ट इज free on board, then free on board, then insurance, freight to तो ये जो जर्नी है टिल द कंट्री ऑफ बायर, वो क्या हो गया, सीआईएफ। करेक्ट। Entrepot trade. The term entrepot trade historically referred to a seaport or warehouse where goods would be imported for storage or process before re-export. It also refers to the practice of re-exporting goods with or without processing or repackaging them. Again, it is mainly used to refer to duly free ports with the high volume of re-export trade. At entrepot, goods do not face any import and export duties upon shipment from the port. India क्या कर रहा है, इंपोर्टिंग रॉ मटेरियल फ्रॉम साउथ अफ्रीका, और उस पर कुछ प्रोसेसिंग करके फिर जापान में एक्सपोर्ट कर रहा है। तो 100 रुपए का माल इंपोर्ट किया, प्रोसेसिंग किया, 1000 रुपए में बेच रहे जापान में, तो ये क्या हो गया, एक्सपोर्ट किया। कैसे, जो गुड्स ऑलरेडी इंपोर्ट किए हुए हैं। सो इंपोर्ट का पर्पज क्या था, इंपोर्ट किया उसके लिए ताकि मैं उसको फिर एक्सपोर्ट कर सकूं, साउथ अफ्रीका से लाके दूसरे देश में एक्सपोर्ट कर सकूं। सो उसको हम लोग बोलते हैं एंट्रीपोर्ट ट्रेड। सो यहाँ पे देखो डिस्टिंग्विश बिटवीन दिए हुए हैं, जो हमने अभी तक पढ़ा उसकी समरी वे में क्या बोला है, इटिनरेंट रिटेलर्स एंड फिक्स्ड शॉप रिटेलर्स। ये पढ़ने के बाद में आपको ध्यान में आना चाहिए, हॉकर्स, पेडलर्स, हॉकर्स मतलब जो कार्ट लेके चलते हैं, पेडलर जो सर पे अपने गुड्स को कैरी करके बेचते हैं। फिर अब क्या आ गए, चीप जैक्स आ गए, मार्केट ट्रेडर्स आ गए, जो वीकली जो भी डे लगता है उसमें जो बेचते हो सामान। तो ये सब लोग क्या होते हैं, छोटे लेवल पे धंधा करने वाले लोग होते हैं। फिर है फिक्स शॉप में, फिक्स शॉप में क्या क्या आता है, उसमें भी दो टाइप्स आते हैं फिर से अगेन, एक जो छोटी दुकान चला रहे, एक जो मोटी दुकान चला रहे। ठीक है, तो एक स्मॉल स्केल वाले, एक लार्ज स्केल वाले। कैपिटल इटिनरेंट में क्या होता है, लो रिक्वायरमेंट होती है, फिक्स शॉप में थोड़ी ज्यादा होती है। स्टॉक ऑफ गुड्स इटिनरेंट में कम, इसमें ज्यादा। क्वालिटी ऑफ गुड्स यहाँ पे होती है इंफीरियर क्वालिटी, लो क्वालिटी, यहाँ पे होती है अच्छे क्वालिटी। वेराइटी, ये इसमें कोई वेराइटी ज्यादा होती है क्या, नहीं, बहुत कम होती है इटिनरेंट में, लेकिन फिक्स शॉप रिटेलर्स में काफी ज्यादा होती है। ओके, तो वही हम फिक्स शॉप रिटेलर्स के ही हमने टाइप्स देखे थे ऊपर, जो इतने हमने टाइप्स देखे थे ना, अभी डिपार्टमेंटल स्टोर्स देखे थे, सुपरमार्केट शॉप्स देखे थे, वो इटिनरेंट ट्रेडर्स के जो फिक्स शॉप लार्ज स्केल वाले थे उसके टाइप्स थे। और स्मॉल स्केल के भी अपने टाइप्स देखे थे अपन ने। देन प्राइसेस, इटिनरेंट में प्राइसेस आर लो, फिक्स शॉप में प्राइसेस आर हाइयर, और अलग अलग रेंज की होती है।
Credit facility, they don't give credit facility to customer, they provide credit facility to regular customers. So itinerant में क्या है, credit facility जनरली नहीं है. अब लोग लेके आते होंगे किसी ठेले वाले से उधारी में तो क्या कर सकते हैं, बट जनरली नहीं होती है. फिक्स शॉप में क्या होता है, क्रेडिट फैसिलिटी मिल सकती है. उसमें भी कुछ ऐसी शॉप्स होती है जहां पे वन प्राइस शॉप है, जहां पे आपको जो भी है कैश में करो जाओ, कोई नहीं मिलेगा. मॉल में जाओगे तो आपको नहीं मिलेगा, मॉल में मिलता है आपको लार्ज स्केल फिक्स्ड रिटेल शॉप है मॉल, तो क्या मॉल में आपको ये मिल जाएगा क्रेडिट फैसिलिटी? नहीं मिलेगी ना. आपको क्रेडिट कार्ड से पे करो या कैश से पे करो, पे तो करना ही पड़ेगा. चॉइसेस ऑफ गुड्स, कस्टमर्स को चॉइस होती है लिमिटेड इन इटिनरेंट, लेकिन फिक्स शॉप में काफी ज्यादा होती है. डोर टू डोर सर्विस होती है इटिनरेंट में, मॉल आपके घर पे नहीं आने वाला आपको गुड्स देने के लिए. आफ्टर सेल सर्विस इटिनरेंट में क्या होता है, नहीं होती जनरली, फिक्स शॉप में होती है. सो ये कुछ पॉइंट्स ऑफ डिफरेंसेस जो आपको नोट करना है. आप एक बार पॉइंट्स को भी सिर्फ नोट कर लोगे ना, आपको डिफरेंस ऑटोमेटिक मालूम पड़ जाएगा कि एग्जाम में क्या लिखना है. जनरल स्टोर्स एंड स्पेशलिटी शॉप, देखो जनरल स्टोर और स्पेशलिटी शॉप में जो मेन डिफरेंस है वो है मीनिंग में इनके, कि जनरल स्टोर जो होता है वेराइटी ऑफ गुड्स रख रहा है और अलग अलग कैटेगरीज की रख रहा है, सेम लाइन ऑफ बिजनेस नहीं है. स्पेशलिटी शॉप में अगर कॉस्मेटिक के बिजनेस का अगर कोई शॉप है तो उसमें फिर वेराइटीज बहुत मिल जाएगी, बट सिर्फ रिलेटेड टू कॉस्मेटिक, फिर वहां पे आपको दूसरी चीज नहीं मिलेगी. सो मीनिंग इट इज शॉप डीलिंग विद वाइड रेंज ऑफ गुड्स, इट इज शॉप डीलिंग विद स्पेशलाइज्ड प्रोडक्ट्स इन स्पेशलिटी शॉप. लोकेशन नियर रेसिडेंशियल एरियाज, ये भी क्या होता है, ये लोकेटेड इन शॉपिंग सेंटर्स ऑफ द सिटी. सो जनरली शॉपिंग सेंटर में आपको मिल जाते हैं ऐसे. प्राइसेस, प्राइसेस ऑफ गुड्स आर जनरली लो इन जनरल स्टोर. स्पेशलिटी में क्या होता है, हाई होती है ना. आपस वो बीच में अभी कौन सा चल रहा था 1 ग्राम, उसमें भी क्या होता है, प्राइसेस काफी हाई होती है. देन टाइप ऑफ गुड्स, डे टू डे रिक्वायर्ड गुड्स आर सोल्ड जनरल स्टोर में. स्पेशलिटी में क्या होता है, स्पेशलाइज्ड गुड्स ही मिलते हैं. एड्स बताओ, जनरल स्टोर को अपनी इतनी ऐड करनी पड़ती है क्या, नहीं, स्पेशलिटी स्टोर्स को ऐड करनी पड़ती है. वेराइटी ऑफ प्रोडक्ट्स, जनरल स्टोर में क्या होता है, लो वेराइटी है, जो प्रोडक्ट्स उसके पास में काफी सारे हैं अलग अलग यूजेस के लिए, यूटिलिटी में भी डिफरेंट. ठीक है. सो मैं कोई खाने पीने की चीज की बात कर रहा हूँ या फिर शैम्पू की बात कर रहा हूँ या फिर कपड़े की बात कर रहा हूँ, तो यूटिलिटी में भी डिफरेंट, बट उसमें वैरायटी कम होगी जनरल स्टोर में. लेकिन स्पेशलिटी में एक ही चीज में डील कर रहा है लेकिन वैरायटी काफी ज्यादा होगी. डिपार्टमेंटल स्टोर एंड चेन स्टोर, डिपार्टमेंटल स्टोर में क्या है, इट इज अ लार्ज स्केल रिटेल स्टोर हैविंग वेरियस डिपार्टमेंट और सेक्शन सेलिंग डिफरेंट गुड्स अंडर वन रूफ. सो जो रिलायंस स्मार्ट है वो क्या है, डिफरेंट गुड्स अंडर वन रूफ. चेन स्टोर क्या होता है, स्टारबक्स की कॉफी आपने देखी थी, इट इज अ रिटेल शॉप ओन कंट्रोल मैनेज बाय सिंगल ऑर्गेनाइजेशन सेलिंग वन लाइन ऑफ प्रोडक्ट लोकेटेड इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ सिटी और इवन कंट्री. वेराइटी ऑफ गुड्स, डिपार्टमेंटल स्टोर में क्या है, लार्ज वेराइटी ऑफ गुड्स है, और चेन स्टोर में क्या है, काफी सारे आइटम मिलेंगे स्टारबक्स में आपको, लेकिन वो सिर्फ स्टारबक्स के ही मिलेंगे, स्टारबक्स वाला आपको दूसरे के आइटम्स नहीं बेचेगा. लोकेशन, डिपार्टमेंटल स्टोर इट इज सिचुएटेड इन द सेंट्रल लोकेशन, ताकि क्या हो, सबको आसानी हो, सिटी में रहने वाले सब लोगों को आसानी हो आने में. चेन स्टोर इट इज सिचुएटेड इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ सिटी एंड कंट्री. करेक्ट है. कैपिटल, रिक्वायर्स लार्ज कैपिटल ऑफ इन्वेस्टमेंट डिपार्टमेंटल स्टोर्स में, क्योंकि इतना बड़ा डिपार्टमेंटल स्टोर डालना है तो उसके लिए कैपिटल की रिक्वायरमेंट कोई 2-5 लाख में हो जाएगा क्या, नहीं, उसमें तो 2-5-10 करोड़ लगेंगे. चेन स्टोर में क्या होता है, डिपार्टमेंटल से थोड़ा कम लगता है लेकिन पैसा तो इधर भी बहुत लगता है. प्राइसेस देखो, डिपार्टमेंटल स्टोर प्राइसेस चार्ज, द प्राइस चार्ज इज वेरी हाई, चेन स्टोर कंपैरेटिवली लेस. लेकिन क्या स्टारबक्स की प्राइस कम है, नहीं, तो एक्सेप्शन है. सो चेन स्टोर की क्वालिटी पे डिपेंड करता है. ऑपरेटिंग कॉस्ट डिपार्टमेंटल स्टोर की काफी ज्यादा है, चेन स्टोर की कंपैरेटिवली लो है. फिर है होलसेलर एंड रिटेलर, मीनिंग में होलसेलर किसके बीच में लिंक है, मैन्युफैक्चरर एंड रिटेलर. रिटेलर किसके बीच में लिंक है, होलसेलर एंड कंज्यूमर. सो जो होलसेल ट्रेड कर रहा है वो कौन है, होलसेलर. जो रिटेल ट्रेड कर रहा है वो कौन है, रिटेलर. कैपिटल बताओ, होलसेलर को लार्ज, रिटेलर को कम. लिंक हमने पहले ही पढ़ लिया. लोकेशन, सेंट्रल मार्केट में, ये कैसे होता है, डिफरेंट मार्केट में होता है, वेरियस लोकल मार्केट्स में होता है. प्रॉफिट मार्जिन, होलसेलर का प्रॉफिट मार्जिन बहुत कम होता है. मान लो वो 50 रुपए पे धंधा कर रहा है, चीज है 1000 रुपए की, उस पर सिर्फ 50 रुपीज कमा रहा है वो. सो मान लो 5% पे बिजनेस कर रहा है, लेकिन वो क्या कर रहा है, बहुत बड़ी क्वांटिटीज में बेच रहा है, तो उसका प्रॉफिट ज्यादा आ रहा है. लेकिन रिटेलर क्या कर रहा है, 200 रुपए रख रहा है एक प्रोडक्ट के पीछे, एक जीन्स पैंट के पीछे मान लो, लेकिन उसकी जीन्स बिक कितनी रही है, 10, 20, 50 इतनी बिक रही है महीने की. लेकिन जो होलसेलर है उसकी कितनी बिक रही है,
20-20 हजार बिक रही है। ओके। स्पेशलाइजेशन, स्पेशलाइजेशन इन वन और फ्यू लाइन्स ऑफ गुड्स, और इसकी स्पेशलाइजेशन इन वेराइटी ऑफ गुड्स, ठीक है। देन क्रेडिट फैसिलिटी, क्या क्रेडिट फैसिलिटी मिलती है? ऑफर क्रेडिट फैसिलिटी टू रिटेलर, क्या रिटेलर करता है? करता है, लेकिन क्रेडिट फैसिलिटी किसको? कस्टमर, कंज्यूमर को। देन है वेयर हाउसिंग, रिक्वायर बिग वेयर हाउसिंग फॉर स्टोरिंग द गुड्स, लेकिन क्या रिटेलर को उतनी वेयर हाउसिंग की जरूरत पड़ती है क्या? नहीं, बहुत कम, लिमिटेड होता है। देन फाइनेंस, रिक्वायर्स लार्ज फाइनेंशियल रिसोर्सेज और रिक्वायर लिमिटेड फाइनेंशियल रिसोर्सेज। तो फाइनेंस भी एक इंपॉर्टेंट चीज है जो आपके दिमाग में आनी चाहिए। सो कभी भी आपको जब ये डिफरेंसेस पूछेंगे ना, तो उसका मीनिंग क्या है, कैपिटल रिक्वायरमेंट कितनी है, रिस्क किसकी कितनी है, एग्जांपल्स क्या क्या है, वो किसके बीच में लिंक है, प्रॉफिट मार्जिन क्या है, ये चीजों को ध्यान में रखो, तो आपको डिफरेंसेस लिखते आ जाएंगे। अगर आपको ये पॉइंट्स ध्यान में नहीं होंगे तो यू विल नॉट बी एबल टू राइट इट इन एग्जाम। करेक्ट। इंटरनल ट्रेड, फॉरेन ट्रेड। इंटरनल ट्रेड, अच्छा, तो जो कंट्री के बीच में ही हो रहा है, दो कंट्री के बीच में जो होता है उसको तो हम फॉरेन ट्रेड बोलते हैं। तो जो विद इन द कंट्री हो रहा है, विद इन द बाउंड्री ऑफ कंट्री, इट इज इंटरनल, और जो आउटसाइड द बाउंड्री है, इट इज एक्सटर्नल। ऑपरेटिंग स्टाइल क्या है? प्रोडक्शन, मार्केटिंग, इन्वेस्टमेंट लिमिटेड टू होम कंट्री। फॉरेन ट्रेड में क्या है? वो ऑपरेशन स्प्रेड टू एंटायर ग्लोब। टैरिफ रेट्स ऑफ वेरियस कंट्रीज डू नॉट अफेक्ट इंटरनल ट्रेड, लेकिन बाहरी देशों में अगर कुछ टैरिफ रेट्स चल रहे हैं तो क्या मुझे अफेक्ट करेंगे? करेंगे। अगर मुझे उस देश में उसी प्राइस पे बेचना है उस गुड्स को, ऐसा कोई लॉ है वहां पे, तो मेरे लिए वो अफेक्ट करेगा? करेगा। फॉरेन एक्सचेंज रेट्स, मैं इंटरनल ट्रेड कर रहा हूँ, मैं डीमार्ट में जाके परचेस कर रहा हूँ 1,000 रुपए का, सो क्या डॉलर का रेट अगर बढ़ गया तो मेरे को इंपैक्ट डालेगा वो? नहीं। लेकिन अगर वही मैं परचेस कर रहा हूँ ऑफिशियल वेबसाइट से किसी यूएस के, वॉलमार्ट से परचेस कर रहा हूँ, ठीक है, डॉलर में बिल बन रहा है मेरा, और अब मुझे डॉलर का रेट का चिंता होगा या नहीं होगा? ऑफ कोर्स होगा। सो फॉरेन ट्रेड में फॉरेन एक्सचेंज रेट की चिंता है, इंटरनल ट्रेड में उतनी नहीं है। कोटाज, इंटरनल ट्रेड में क्या है? कोटाज इम्पोज ऑन एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट बाय वेरियस कंट्रीज डू नॉट इनडायरेक्टली अफेक्ट द इंटरनल ट्रेड। करेक्ट है। लेकिन फॉरेन ट्रेड कर रहा हूं तो जो कोटास दिए गए हैं कि आप इतना ही इंपोर्ट कर सकते हैं, इतना ही एक्सपोर्ट कर सकते हैं, लिमिटेड रिसोर्स है, तो उसके ऊपर क्या होगा? इंपैक्ट आएगा। देन ए कल्चर, डोमेस्टिक कल्चर ऑफ द कंट्री अफेक्ट्स प्रोडक्ट डिजाइन, एंड कल्चर ऑफ द वेरियस कंट्रीज अफेक्ट प्रोडक्ट डिजाइन। सो देखो ना, प्रोडक्ट डिजाइन में क्या बोला है, जैसे डोमेस्टिक कल्चर है, अभी भारत का डोमेस्टिक जो कल्चर है वो अफेक्ट करेगा, तो उसके हिसाब से प्रोडक्ट यहाँ पे बनेंगे। लेकिन अलग अलग देशों के जो कल्चर से वो डिटरमाइन करेंगे आपके फॉरेन ट्रेड को। सो मान लो अगर यहाँ पे इंडिया में आज भी 40% लोग वेजिटेरियन है, ठीक है, जो वेज खाना पसंद करते हैं, और पूरी दुनिया में ऑलमोस्ट इंडिया को छोड़ देंगे तो शायद ही कोई ऐसा देश होगा जहाँ पे नॉनवेज नहीं चलता होगा, हर देश में चलता है। सो अगर कोई फेमस ब्रांड बाहर से इंडिया में आ रहा है और यहाँ आके क्या कर रहा है, वो सब चीजों में नॉनवेज डाल दिया, तो क्या उसका बिजनेस वो चलेगा? वैसा नहीं चलेगा, क्योंकि यहाँ पे वेज खाने वाले लोग काफी ज्यादा है। सो क्या होता है? कल्चर डिटरमाइंस द प्रोडक्ट, ठीक है। लेकिन वही अगर चाइना में कोई शॉप खोलने वाला है ऐसी चेन स्टोर, तो वहां पे चल जाएगी क्योंकि वो लोग तो नॉनवेज खाते ही है। बट इंडिया में वैसा नहीं है। इंडिया में कम्युनिटीज, कल्चर्स काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं बिजनेस के और प्रोडक्ट्स के डिजाइन में। देन मार्केट एंड कस्टमर्स, यूजुअली डोमेस्टिक कंपनीज मीट द नीड्स एंड डिमांड ऑफ लोकल मार्केट एंड कस्टमर्स। फॉरेन ट्रेड नीड्स टू अंडरस्टैंड द मार्केट एंड कस्टमर्स ऑफ वेरियस कंट्रीज, तभी वो लोग एक्सपोर्ट कर पाएंगे। सो ये पूरा चैप्टर खत्म होने के बाद यहाँ पे एक समरी है। आई होप आप ये समरी पढ़ रहे होंगे, ताकि इस समरी से आपको है ना पूरे चैप्टर में आपने जो पढ़ा है उसका एक शॉर्ट रिवीजन हो जाता है। सो इंटरनल ट्रेड पढ़ा था, और क्या पढ़ा था हम लोगों ने? फॉरेन ट्रेड। इंटरनल ट्रेड में हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा था? होलसेल ट्रेड। होलसेल ट्रेड में देखो फिर फीचर्स थे उसके, फिर सर्विस टू मैन्युफैक्चरर, सर्विस टू रिटेलर पढ़ा था, कि भाई मैन्युफैक्चरर से लार्ज क्वांटिटी में परचेस कर रहा है, फिर स्टोर करके जैसे आएगा वैसे रेगुलरली सप्लाई रिटेलर को मिल रहा है, फाइनेंशियल नीड हो रही है, एडवर्टाइजमेंट हो रही है, डिस्ट्रीब्यूशन का स्मूथनेस बढ़ रहा है, एवरीथिंग। फिर रिटेल ट्रेड पढ़ा था, सर्विस टू होलसेलर, सर्विस टू कंज्यूमर, तो retailer is a link between these two, operates in local market and all everything. Then types of retail trade पढ़ा था, itinerant retailers, fixed shop retailers. itinerant में हमने पढ़ा था hawkers, peddlers, street traders, फुटपाथ पे जिनकी दुकान होती है, cheap jacks जो टेम्पररी पीरियड के लिए लगती है, और जहाँ पे कुछ वेरायटी के गुड्स आपको मिल जाएंगे लिमिटेड में, प्राइस सेम रहेगी। एंड मार्केट ट्रेडर्स जो वीकली मार्केट्स लगते हैं उसमें जो लोग बेचने के लिए आते हैं, जैसे
इसको मराठी में यहाँ पे महाराष्ट्र में आठवड़ी बाजार बोलते हैं। तो वहां पे जो मार्केट लग रहा है उसमें जो भी लोग बेचने के लिए आ रहे हैं वो क्या है, इटिनरेंट रिटेलर्स बोलेंगे हम उनको। फिक्स शॉप में दो होते हैं, स्मॉल स्केल, लार्ज स्केल। स्मॉल स्केल जनरल स्टोर्स, तो अपना 80% जितना भी जनरल स्टोर है वो सब क्या है, स्मॉल स्केल है। फिर वो मेडिकल हो चाहे छोटी मोटी दुकानें हो। देन सेकंड हैंड गुड्स शॉप, ठीक है, जहाँ पे सेकंड हैंड सारी चीजें मिल रही है, जैसे बुक्स है, टीवीज है वगैरह। एथोराइज डीलर्स है, ठीक है। एथोराइज डीलर क्या करते हैं, कंपनी के बिहाफ पे गुड्स बेच रहे होते हैं तो उनको कमीशन मिलता है, तो वो क्या होते हैं, एजेंसी बेस्ड होते हैं। देन स्पेशलिटी शॉप्स, स्पेशलिटी शॉप्स में हमने पढ़ा था कि कॉस्मेटिक्स की है, टॉयज की है, ये स्पेशलिटी शॉप्स है, गिफ्ट आर्टिकल्स की है। सो वो कौन है, स्मॉल स्केल फिक्स रिटेलर्स है। और फिक्स क्यों बोला इनको, क्योंकि इनके फिक्स शॉप्स है। फिर उसमें दो टाइप से, स्मॉल स्केल, लार्ज स्केल। लार्ज स्केल में क्या है, रिलायंस स्मार्ट है, रिलायंस स्मार्ट पॉइंट है, डीमार्ट है, डिपार्टमेंटल स्टोर्स में आते हैं ये। सुपरमार्केट स्टोर है जो ग्रोसरी खाने पीने की चीजें से जनरली डील कर रहे होते हैं। चेन स्टोर्स में क्या होता है, जैसे आपकी स्टारबक्स की कॉफी, ये हमने देख लिया था इसमें, और भी एग्जांपल्स आ सकते हैं। डिपार्टमेंटल स्टोर में शॉपर स्टॉप आ गया, वन प्राइस शॉप आ गए, फिर मॉल्स आ गए। ओके, फिर इन सब के हम लोगों ने देखा था कि लोकेशन क्या है, वेराइटी क्या क्या है, कितनी है। तो ये एक आपको हेल्प करेगा समराइज करने में। देन यू लर्न इंटरनेशनल ट्रेड। एक था इंटरनल ट्रेड, दूसरा था इंटरनेशनल ट्रेड। फिर इंटरनेशनल ट्रेड में भी आपका इंपोर्ट ट्रेड, एक्सपोर्ट ट्रेड, एंट्रीपोर्ट ट्रेड। फिर उसमें इंपोर्ट ट्रेड में हम लोगों ने उसके नेचर पढ़े थे, फिर इंपोर्ट प्रोसीजर पढ़ी थी। एक्सपोर्ट में भी हम लोगों ने एक्सपोर्ट प्रोसीजर पढ़ा था। और इंटरपोर्ट ट्रेड में भी हम लोगों ने पढ़ा था कि इंटरपोर्ट ट्रेड का मतलब क्या होता है। ओके, फिर करियर अपॉर्चुनिटीज, वाओ, वन कैन स्टार्ट रिटेल शॉप ऑफ मोबाइल एक्सेसरीज, करोगे चालू 11th छोड़ के। जीएसटी कंसल्टेंट, अकाउंट्स राइटिंग जॉब, एड्स एजेंसी, मार्केटिंग एजेंट, पैकर्स एंड मूवर्स। आजकल ये पैकर्स एंड मूवर्स का काम भी बड़ा जोरदार चल रहा है। इंटीरियर डिजाइनर, बिजनेस कंसल्टेंट, एक्सपोर्ट इंपोर्ट एजेंट इन फॉरेन ट्रेड। ये तो पहले से है, पहले से पैसा कमाता है, क्योंकि एजेंट के बिना तो वहां काम होता ही नहीं है ना। सो वी हैव कंप्लीटेड आई गेस चैप्टर नंबर 2, ट्रेड। बहुत इजी चैप्टर था, बहुत 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 इजी। और यहाँ पे कुछ इन्होंने एक्सरसाइज दिए हुए हैं। एक्सरसाइज फॉर चैप्टर 1 और 2 दोनों भी मैं आपको सॉल्व करके दूंगा, वो आप रेफर कर लेना। यहाँ पे देखना क्या क्या लिखा है। डैश डैश इज द लिंक बिटवीन प्रोडक्ट प्रोड्यूसर एंड रिटेलर। सो हु इज ही, प्रोड्यूसर मतलब मैन्युफैक्चरर है, तो मैन्युफैक्चरर तो नहीं आएगा यहाँ पे आंसर। रिटेलर की तो बात बोल दी है। सो इन दोनों के बीच में लिंक कौन है, होलसेलर। प्राइस चार्ज बाय रिटेलर्स इज जनरली क्या होती है, जनरली प्राइस चार्ज बाय रिटेलर्स हायर होती है, लोअर होती है, फिक्स्ड होती है। देखो इनमें से है ना, हायर मुझे लग रहा है, प्राइस चार्ज बाय रिटेलर इज हायर, क्योंकि लोअर प्राइस पे तो कौन काम कर रहा है, होलसेलर। फिक्स भी हो सकती है, रिटेलर की प्राइस की फिक्स प्राइस पे ही काम करते हैं। तो इस पे कौन सा लगेगा, आपका व्यू क्या है, आप मुझे बताना, ठीक है। देन अ होलसेलर इन्वेस्ट डैश डैश कैपिटल इन द बिजनेस, less capital, small capital, large capital, of course large capital. Retailer is the link between, retailer is the dash dash link in the chain of distribution, first, last और second। देखो पहली लिंक तो कौन था हमारा, फर्स्ट लिंक वॉज दैट होलसेलर, देन रिटेलर। तो सेकंड लिंक कौन आ रहा है, रिटेलर आ रहा है। लेकिन जो 4 पार्ट्स है, मैन्युफैक्चरर, होलसेलर, रिटेलर एंड देन कंज्यूमर। सो रिटेलर किस कौन से नंबर पे, थर्ड नंबर पे, दैट इज थर्ड पार्ट ऑफ चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। लेकिन जो लिंक की बात करते हैं तो लिंक सेकंड लिंक है, फर्स्ट लिंक इज होलसेलर। सो यहाँ पे अगर एग्जाम में इसको रिटेलर को रिप्लेस कर देंगे होलसेलर से, तो आप सेकंड नहीं लिखोगे, तब आप फर्स्ट लिखोगे। देन रिटेलर सप्लाई इंफॉर्मेशन टू डैश डैश थ्रू होलसेलर्स। तो रिटेलर सप्लाई इंफॉर्मेशन टू मैन्युफैक्चरर्स थ्रू होलसेलर्स, क्योंकि रिटेलर ही तो इंफॉर्मेशन दे रहा है होलसेलर को, और वही इंफॉर्मेशन होलसेलर दे रहा है फाइनली मैन्युफैक्चरर को। मेजर आइटम्स डैश डैश आर केमिकल्स, क्रूड ऑयल, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स, एडिबल ऑयल्स, इलेक्ट्रॉनिक गुड्स, गुड्स एंड सिल्वर, पर्ल एंड प्रेशियस स्टोन्स। सो क्या है, एक्सपोर्टेड बाय इंडिया, नॉट एक्सपोर्टेड बाय इंडिया, इंपोर्टेड बाय इंडिया। मेजर आइटम्स डैश डैश, मेजर आइटम्स एक्सपोर्टेड बाय इंडिया आर केमिकल्स, क्रूड ऑयल, पेट्रोलियम प्रोडक्ट, एडिबल ऑयल, इलेक्ट्रॉनिक गुड्स। इंपोर्टेड बाय इंडिया क्यों, पेट्रोलियम क्या हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं, हमारी देश की खुद की रिक्वायरमेंट सेटिस्फाई नहीं हो रही है। इंडिया से जितना पेट्रोल का माइनिंग हो रहा है, जहां से पेट्रोल का एक्सट्रैक्शन हो रहा है, क्या वो हमारे लिए काफी है, नहीं है काफी, तभी तो हम लोग इंपोर्ट कर रहे हैं। सो इसमें इंपोर्टेड बाय इंडिया आएगा। फॉर कस्टम्स क्लियरेंस द डैश डैश इज प्रिपेयर्ड बाय द एक्सपोर्टर। कस्टमर क्लियरेंस क्या, कार्टिंग ऑर्डर, लेटर ऑफ क्रेडिट या शिपिंग बिल। सो व्हाट इज इट, शिपिंग बिल। एक्सपोर्टर क्या कर रहा है,
शिपिंग बिल बना रहा है, नहीं समझ में आ रहा है, ऊपर जाओ फिर से देखो एक्सपोर्टर में क्या क्या है, और वो प्रोसीजर को पढ़ के फिर देखो। चलो एक बार जाके देख लेते हैं, क्योंकि एक्सपोर्टर हमने सबसे पहले पढ़ा था, देन हमने इंपोर्टर पढ़ा था। तो देखो एक्सपोर्टर में क्या लिखा था, एक्सपोर्टर इसमें लिखा था रिसिप्ट ऑफ ऑर्डर, लेटर ऑफ क्रेडिट, प्री शिपमेंट फाइनेंस, देन यहाँ पे शिपमेंट स्टेज में लिखा था आफ्टर एग्जामिनेशन ऑफ गुड्स लेट एक्सपोर्ट ऑर्डर मिलता है, फिर लेट शिप ऑर्डर मिलता है। ओके, द गुड्स आर लोडेड फॉर द शिप फॉर विच मेट्स रिसिप्ट इज ऑब्टेन एंड देन C&F अप्रोच शिपिंग कंपनी ऑब्टेन बिल ऑफ लैडिंग है। ठीक है, ये हमने पढ़ा था। फिर पोस्ट शिपमेंट का फॉलोअप पढ़ा था। सो यहाँ पे जनरली प्रिलिमिनरी स्टेज, प्री शिपमेंट, शिपमेंट स्टेज। सो हम्म, शिपिंग बिल कहाँ गया, शिपिंग बिल। कहाँ गया शिपिंग बिल। हाँ गए। ओके, शिपिंग बिल था अपना, शिपिंग बिल वेयर इज द शिपिंग बिल, शिपमेंट इनवॉइस ऐसा कुछ नाम होगा उसका, उसमें लिखा हुआ। ठीक है, शिपिंग बिल था। देन डैश डैश कैरी गुड्स ऑन देयर हेड इन बास्केट्स और कंटेनर्स। तो वो कौन थे, हॉकर्स थे क्या? नहीं, हॉकर्स तो किसमें, कार्ट में लेके जाते हैं। चिप जैक्स नहीं, उनका एक टेम्पररी शॉप लगा के वो दुकान बेचते हैं, तो दुकान में माल बेचते हैं। देन पेडलर्स, पेडलर्स होते हैं, तो पेडलर इज द आंसर। डैश डैश ओपन देयर शॉप्स ऑन मार्केट डेज, दैट इज ऑन फिक्स डेज। कौन, मार्केट ट्रेडर्स। डैश डैश रिटेलर्स डील इन पर्टिकुलर गुड्स, पर्टिकुलर गुड्स में कोई तो डील करते हैं, जैसे जनरल स्टोर से, स्पेशलिटी शॉप रिटेलर्स है, सेकंड हैंड गुड्स शॉप है। पर्टिकुलर गुड्स तो स्पेशलिटी शॉप रिटेलर्स। ठीक है। एंड डैश डैश इज नोन एज सेल्फ सर्विस स्टोर, सेल्फ सर्विस में सुपरमार्केट। ठीक है, फिर मैच द पेयर से बड़े इजी है, डिपार्टमेंटल स्टोर है। मार्केट ट्रेडर्स आए तो इसमें वही आएगा कि किसी दिन पर्टिकुलर खुलता है, सो बिजनेस ऑन मार्केट डे, सो इसका आएगा 3। जनरल शॉप से आपकी, तो जनरल शॉप्स क्या क्या करती है, अथोराइज डीलर से, स्पेशलाइज गुड से, डिस्ट्रीब्यूशन, मोस्ट कॉमन शॉप, जनरल शॉप्स। वन प्राइस शॉप क्या करती है, यूनिफॉर्म प्राइस, तो यूनिफॉर्म प्राइस में आ जाएगा। पेडलर्स क्या करते हैं, पेडलर्स, पेडलर्स के लिए वही होगा जो कैरी गुड्स ऑन हेड्स देयर। ठीक है। एंड डिपार्टमेंटल स्टोर्स, डिपार्टमेंटल स्टोर्स होते हैं, वो क्या करते हैं, ह्यूज कैपिटल, राइट, ह्यूज कैपिटल। ओके, तो हो सकता है इसमें एक और भी लिंक हो जाए, बट डिपार्टमेंटल स्टोर्स में ह्यूज कैपिटल आ जाएगा। देन फिर ये इंटरनल ट्रेड है, इंटरनल ट्रेड में क्या होता है, सॉरी, इंपोर्ट ट्रेड। इंपोर्ट ट्रेड मतलब क्या है, फर्स्ट स्टेप इन इंपोर्ट गुड्स नॉट फॉर ओन कंट्री, बाइंग गुड्स फ्रॉम अदर कंट्री। ओके, इंपोर्ट ट्रेड बाइंग गुड्स फ्रॉम अदर कंट्री। यस। देन रजिस्ट्रेशन, रजिस्ट्रेशन इसमें नीचे कुछ हो रहा है क्या, नहीं, रजिस्ट्रेशन इज फर्स्ट स्टेप इन इंपोर्ट। ओके, एंट्रीपोर्ट ट्रेड, इसमें क्या लिखा हुआ है, बाइंग गुड्स फ्रॉम अदर कंट्री, सेलिंग गुड्स टू अदर कंट्री, क्रेडिट वर्दीनेस ऑफ इंपोर्टर, रिकवरी ऑफ ड्यूज, नो रिस्ट्रिक्शन, गुड्स नॉट फॉर ओन कंट्री। ठीक है, ये आएगा। लेटर ऑफ क्रेडिट, लेटर ऑफ क्रेडिट क्या होता है, क्रेडिट वर्दीनेस ऑफ इंपोर्टर, अगर इसने पे नहीं किया तो कोई और पे करेगा। देन फिर यहाँ पे आया आपका वन वर्ड में है, ट्रू फॉल्स है, ऑड वन आउट है, कंप्लीट द सेंटेंस है, करेक्ट ऑप्शन है, कितने सारे टाइप से, वन सेंटेंस है, रीराइटिंग है, प्रॉपर ऑर्डर में प्लेस करना है, क्रोनोलॉजी में, और फॉलोइंग टर्म्स को एक्सप्लेन करो, ये क्वेश्चंस आते हैं। स्टडी द फॉलोइंग केस सिचुएशन, एक्सप्रेस योर ओपिनियन, डिस्टिंग्विश बिटवीन आंसर इन ब्रीफ, जस्टिफाई एंड आंसर द फॉलोइंग। ये जो आंसर द फॉलोइंग होते हैं ना, ये सबसे बड़े होते हैं, इसमें आपको ज्यादा लिखना पड़ता है। जस्टिफाई में इसे थोड़ा कम लिखना पड़ता है, लेकिन ब्रीफ से ज्यादा लिखना पड़ता है। सो ट्राई कि ये जो क्वेश्चन है ना, क्वेश्चन नंबर 5, 6, 7, इसको आप अच्छे से कर पाओ, क्योंकि इसी में से एग्जाम में आता है। ओके, ये सब, ये सारे एक्सरसाइज हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। सो
डोंट बी नर्वस, सब कुछ हम लोग सॉल्व करेंगे, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। पहले एक बार हम लोगों को रिवाइज करना पड़ेगा, देन वी विल सॉल्व इट। ओके, चलेगा। स्मॉल स्केल इंडस्ट्री एंड बिजनेस, दैट विल बी आवर थर्ड टॉपिक जो हम शुरू करेंगे अगले वीक से।